चलिए भाई, पिछली क्लास में हमने पढ़ लिया था मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन के अंदर हम पढ़ेंगे अब फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। हमने कहा था कि मेटलर्जी क्या होती है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम इट्स ओर, यानी कि जो इट्स इसकी जो ओर है उससे जो एक्सट्रैक्शन होगा। क्लियर, समझ रहे बात को। प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन था हमारा, वो कहलाया था मेटलर्जी। और मेटलर्जी तीन टाइप की हमने पढ़ी थी, एक थी इलेक्ट्रोमेटलर्जी, एक थी पायरोमेटलर्जी और एक थी आपकी हाइड्रोमेटलर्जी। फिर हमने कहा था कि जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल होता है वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ मेटल एज वेल एज नेचर ऑफ इम्प्योरिटी। और उसके कुछ प्रोसेस मैंने बताए थे, जैसे पहला था क्रशिंग, जमीन से खोद करके निकालना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना और पाउडर फॉर्म बना देना, दैट इज कॉल्ड क्रशिंग। याद आया। तो क्रशिंग के बाद हमने कहा था कि जब क्रशिंग करते हैं तो उसके अंदर आपके क्या होते हैं, स्टोन पार्टिकल, ठीक है। स्टोन पार्टिकल के साथ साथ आपके बैक्टीरिया, सैंड पार्टिकल सब मिक्स हो जाते हैं। ये सब मिक्स होने के बाद क्या बन जाते हैं, वो पाउडर फॉर्म में आ जाते हैं। और ये जो है कलेक्टिवली कहलाते थे फिर आपके गैंग और मैट्रिक्स। और इन गैंग और मैट्रिक्स को हटाने के लिए हमने क्या कहा था, सेकंड स्टेप था जिसका नाम था कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन जो होती है वो आपके दो पार्ट में थी, यानी कि एक फिजिकल कंसंट्रेशन थी और एक केमिकल कंसंट्रेशन थी। फिजिकल कंसंट्रेशन के अंदर अगर हम बात करें तो फिजिकल कंसंट्रेशन तीन टाइप से थी, एक ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, एक आपके सेकंड नंबर की थी, बोलो, सेकंड नंबर की थी ग्रेविटी के बाद मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, और थर्ड जो कंसंट्रेशन थी उसका नाम था फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो आज हम फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड की बात कर रहे हैं। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ठीक है। अब फ्रोथ फ्लोटेशन करते कब है, इसकी एक कहानी है। एक बार क्या हुआ, वॉशर वुमेन थी, कपड़े धो रही थी। वो कपड़े धोते हुए उसने एक ऑब्जर्व किया कि यार जैसे जैसे वो कपड़े धोती है तो एक पर्टिकुलर टाइप की जो है वो गंदगी जाती है और वापस आके चिपक जाती है। फिर वॉश करती है, फिर जाती है, फिर चिपक जाती है, फिर वॉश करती है, फिर जाती है, फिर चिपक जाती है, फिर वॉश करती, जाती, चिपक जाती। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, उसको लगा यार ये क्या हो रहा है, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। तो उसने अपनी स्टोरी जो है वो एक क्लाइंट को बताई, जो उसका क्लाइंट था, और वो क्लाइंट था साइंटिस्ट। उसने जब स्टोरी सुनी तो ऑब्जर्व करके उसने चेक किया लैब में जाके, तो क्या पता चला उसे कि ये जो इम्प्योरिटी थी वो थी पर्टिकुलरली सल्फाइड पार्टिकल्स की। और वो जो दाग लगा हुआ था उस कपड़े पे वो था पाइन ऑयल का। तो वो क्या होता था, बार बार हटाते और फिर आके चिपक जाती, क्योंकि सल्फाइड और की प्रेफरेंशियल विटिंग प्रॉपर्टी, प्रेफरेंशियल विटिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है। प्रेफरेंशियल विटिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है चिपकने की प्रॉपर्टी, ठीक है। इस प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है फ्रोथ फ्लोटेशन करने के लिए, यानी कि फ्रोथ फ्लोटेशन में हम उन का करते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन जो सल्फाइड ओर होंगे उनका। और वो सल्फाइड ओर का इसलिए करते हैं क्योंकि सल्फाइड ओर की प्रेफरेंशियल विटिंग प्रॉपर्टी होगी विद पाइन ऑयल, और जो हमारा इंप्योरिटी होगी उसकी प्रेफरेंशियल विटिंग प्रॉपर्टी होगी विद वाटर। क्लियर, क्या प्रेफरेंशियल विटिंग प्रॉपर्टी ऑफ सल्फाइड और जो होगा वो होगी किसके साथ, पाइन ऑयल के साथ, और जो इंप्योरिटी होगी उसके साथ किसके साथ होगी, बोलो, वो किसके साथ होगी, पानी के साथ। ठीक है। अब तो फ्रोथ फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं।
ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर अब हमने क्या किया, पहले तो डाल दिया पानी, खूब सारा पानी भर दिया। पानी भरने के बाद हमने उसमें डाल दिया पाइन ऑयल। पाइन ऑयल डालने के बाद हमने उसमें डाल दिया सोडियम इथाइल जिंथेट। ये सोडियम इथाइल जिंथेट क्या होता है अभी बताएंगे, है ना। फिर डाल दिया जो मेटेलिक और हमारा सल्फाइड, और वो डाल दिया। सबसे पहला डायग्राम मैंने बनाया, वो बनाया आपका पाइन ऑयल कैसे रहेगा इस पानी में। अब जब आपको पता है यार ऑयल जो होते हैं, तो ऑयल की एक कंडीशन होती है, बताओ क्या, ऑयल की डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी अगर कम होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो तो ऊपर ही रहेगा पानी के, उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम। तो अगर डेंसिटी कम होगी तो क्या रहेगा, वो पानी के ऊपर। तो ये पानी के ऊपर ही आ गया, ये पानी के ऊपर आ गया। पानी के ऊपर आने के बाद क्या होगा, रहेगा कैसे वो मैं बता रहा था कि ये होता है आपका पाइन ऑयल। क्या होता है ये, पाइन ऑयल। तो ये अगर आपका पाइन ऑयल है तो आप सोच सकते हो कि जो पाइन ऑयल है इसके अंदर एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है। ये क्या होती है, ये लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन चेन है, ये हाइड्रोकार्बन चेन होती है नॉन पोलर एंड, क्योंकि सी बॉन्ड है। और ये आपका होता है पोलर। पोलर बॉन्ड क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसे कंपोनेंट होंगे, जैसे OH बॉन्ड हो गया, कोई और कंपाउंड हो गया, तो उस सारे जो इस तरह के ग्रुप है उनको हमने पोलर बोल दिया और एक सर्कल से बना दिया। और जो हाइड्रोकार्बन चेन होगी उसको हमने सी से बना दिया। तो सी क्या हो गया, नॉन पोलर, और ये वाला जो हो गया वो पोलर। पॉइंट को समझे आप, ये रिप्रेजेंटेशन है, फॉर्मूला नहीं है, ये रिप्रेजेंटेशन है, स्ट्रक्चर नहीं है। स्ट्रक्चर तो बहुत अलग होती है ऑयल की, पहले ही बता रहा हूँ। ये तो एक प्रेजेंट किया हुआ है, सिंपल, फिर से बोल रहा हूँ, डाउट मत लाना। ये सिर्फ क्या किया गया है, प्रेजेंट करने का तरीका है कि नॉन पोलर एंड जो भी होंगे उसको ऐसे बता दो, पोलर एंड को एक गोले से बता दो। तो जो पोलर होगा वो पानी के अंदर होगा, और जो नॉन पोलर होगा वो पानी के ऊपर होगा। क्या बोला, जल्दी बताओ। जो पोलर होगा वो पार्ट पानी के अंदर होगा, और जो नॉन पोलर होगा वो पानी के ऊपर होगा। क्लियर। अब सोडियम इथाइल जिंथेट क्या होता है वो देखो। अगर हम ऑर्गेनिक की रिएक्शन है, ये अल्कोहल की रिएक्शन इस कार्बन डाइसल्फाइड से कराते हैं तो क्या होता है, ये रिएक्शन में इसलिए बता रहा हूं कि आपको सोडियम इथाइल जिंथेट का फॉर्मूला याद हो जाए। तो ये आपका लोन पेयर होगा, ये अटैक करेगा यहाँ पे, क्योंकि ये शिफ्ट होगा इधर। तो जब अटैक होगा तो ये बनेगा ऐसे, ये यहाँ नेगेटिव आएगा, ये शिफ्ट हुआ तो यहाँ पॉजिटिव था, अटैक किया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटेगा तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव था, इसे न्यूट्रल हो गया। ओ पर प्लस आएगा तो यहाँ से O प्लस बाहर निकलेगा, ये O प्लस है तो H प्लस बाहर निकलेगा, ये H प्लस अटैक करेगा यहाँ पे। तो जब ये अटैक करेगा तो ये O आएगा, फिर C आएगा, फिर डबल बॉन्ड आएगा, फिर S आएगा या माइनस आएगा, और H प्लस आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन NOH से कराएंगे। जब इसकी रिएक्शन NOH से कराओगे तो Na प्लस H प्लस और OH माइनस हट जाएगा और यहाँ Na प्लस जुड़ जाएगा। तो देखो आप फॉर्मूला क्या बनेगा, ROC डबल बॉन्ड S माइनस और Na प्लस। ठीक है, तो ये R हो गया, ये O हो गया, ये C हो गया, ये S माइनस हो गया, ये Na प्लस हो गया, ये डबल बॉन्ड। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सोडियम हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, ये सोडियम, ये इथाइल और ये जिंथेट। क्या बोला बताओ, ये सोडियम, ये इथाइल और ये जिंथेट। क्लियर। दोबारा बोलो, ये क्या होगा, सोडियम, ये इथाइल और ये पार्ट क्या होगा, जिंथेट। क्लियर। तो ये आपका सोडियम इथाइल जिंथेट हो गया। ठीक, अब सोडियम इथाइल जिंथेट की बात करें तो इसमें भी एक एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप है तो क्या होगा, नॉन पोलर, ये पार्ट O होगा, ये C होगा, ये S होगा, ये माइनस होगा और ये डबल बॉन्ड S होगा। यहां पर ये आपका पार्ट होगा नॉन पोलर, ये जो पार्ट होगा वो क्या होगा, पोलर। यहाँ पर भी आपके दो हिस्से हो गए, एक आपका नॉन पोलर एंड हो गया और एक आपका पोलर एंड हो गया। क्या हो गया जल्दी बताओ,
एक आपका नॉन पोलर एंड हो गया और एक आपका पोलर एंड हो गया। अब दिमाग की बत्ती जलेगी, पाइन ऑयल में भी पोलर नॉन पोलर है, इसमें भी सोडियम मिथाइल जिंथेट में पोलर नॉन पोलर है। पाइन ऑयल ऊपर रहता है लेकिन सोडियम मिथाइल जिंथेट नीचे डूबा रहता है, क्योंकि पाइन ऑयल की डेंसिटी कम होती है, सोडियम मिथाइल जिंथेट की डेंसिटी ज्यादा होती है। समझ गए? सोडियम मिथाइल जिंथेट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो नीचे गिरा हुआ रहेगा, और पाइन ऑयल की डेंसिटी कम होगी तो वो ऊपर रहेगा। क्लियर सबका? ये क्या है? ये एजिटेटर। एजिटेटर का काम होता है ऐसे सॉल्यूशन को घुमाना, जिससे कि क्या होता है कि नीचे जो भी और पड़ा रहेगा वो मिक्स घूमता रहेगा ना, तो वो बार बार कांटेक्ट में आता रहेगा ऊपर। मतलब आप जैसे समझ लो शक्कर को डालते हैं पानी के अंदर, फिर चम्मच से हिलाते तो शक्कर ऊपर नीचे ऐसे ऐसे आती है और फिर डिजोल्व हो जाती है। यहाँ डिजोल्व तो होगा नहीं लेकिन ऊपर नीचे आता रहेगा, मतलब सारा सॉल्यूशन रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता रहे, मतलब मेटेलिक और जो है वो पूरा रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर ले, इसलिए हमने ये एजिटेटर डाला है। यहाँ से कंप्रेस्ड एयर जाती है। कंप्रेस्ड एयर जब भेजेंगे, जैसे प्रेशर के साथ एयर भेज रहे हो तो एयर बबल आएंगे यहाँ से। अब क्या हो क्या रहा है वो समझना, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। ठीक है, अब यहां से रिएक्शन शुरू होती है, समझना कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट ये है कि आप एज्यूम करो जिस कमरे में आप बैठे हो, या अपनी क्लास को एज्यूम करो जब आप पढ़ते थे, आप अपनी क्लास में जो आप बैठे हुए हो एज्यूम करो कि आप सब सल्फाइड पार्टिकल्स हो। कर लिया एज्यूम? ऊपर देखो पंखे दिख रहे होंगे आपको, वो पंखे एज्यूम करो ऐसे के ऐसे, ये है पाइन ऑयल। ये देखो पंखे की मुंडी अंदर आ रही है और ये आपका ऊपर जा रहा है बाहर। पंखे की मुंडी ऊपर है और वो जो डंडी होती है वो बाहर जा रही है ऐसे। क्लियर? मैं हो गया सोडियम मिथाइल जिंथेट, मैं घूम रहा हूं ऐसे। ठीक है, मेरा डेंसिटी ज्यादा है इसलिए मैं नीचे पड़ा हुआ हूं। पाइन ऑयल जो है पंखा है वो ऊपर है क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। क्लियर हो गया? सल्फाइड पार्टिकल हो आप, आपकी प्रेफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टी है कि आप जाके उस पाइन ऑयल से चिपकना चाहते हो, यानी पंखे से चिपकना चाहते हो, लेकिन आपकी डेंसिटी है ज्यादा तो आप पड़े हुए नीचे। पाइन ऑयल की डेंसिटी कम है, वो पड़ा हुआ है ऊपर। अब ना तो वो नीचे आ सकता ना आप ऊपर जा सकते। अब आप चिल्ला रहे हो भैया के पास जाना है, भैया के पास जाना है, भैया के पास जाना है। आप क्या चिल्ला रहे हो कि भैया के पास जाना है, भैया के पास जाना है, भैया के पास जाना है, लेकिन आप जा नहीं सकते। वो कह रहा है छोटे को आना है, छोटे को आना है, छोटे को आना है, छोटा भी नहीं आ सकता। फंस गए, दोनों चिल्ला रहे। इतनी देर में हमने यहाँ पर क्या भेजा? कंप्रेस्ड एयर। ये अंदर भेज दिया कंप्रेस्ड एयर। अब चूंकि बोर्ड की शॉर्टनेस है तो थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। कंप्रेस्ड एयर जब भेजी अपन ने तो क्या हुआ देखना। कंप्रेस्ड एयर भेजती अंदर क्या आएगा? एक एयर बबल। ये एयर बबल को मैंने थोड़ा लार्ज कर दिया। एयर बबल आते ही ये जो नॉन पोलर एंड होते हैं उनकी इच्छा होती है एयर में रहने की, तो एयर बबल आते ही ये नॉन पोलर एंड इसके अंदर आ जाएंगे। ये पानी के अंदर है सारा। क्लियर? अब ये एयर बबल में आ गए, कौन सा एंड आएगा? नॉन पोलर एंड। ठीक, और यहां आपका ये आया पोलर एंड, O C S माइनस डबल बॉन्ड, ये पूरा का पूरा पोलर एंड। ठीक है, ये सब ऐसे कैसे ही एक एक गोले से बता देता हूं। इसको मैंने पूरा बना दिया इन लार्ज फॉर्म। ये सिचुएशन आई नहीं है। जैसे ही आपने अंदर एयर बबल भेजा तो एयर बबल भेजते ही आपके पास ये नॉन पोलर एंड आ जाएगा यहाँ पे एयर में। एयर बबल के अंदर जैसे ही भेजा आपने, अंदर क्या आ गया? एयर, नॉन पोलर एंड। और ये पोलर एंड आपका पानी में ही रहा अभी भी। अब ये एयर बबल जो है नीचे तो रहेगा नहीं, ये तो हल्का है तो ऊपर उड़ेगा, उड़ करके सरफेस पर जा रहा है। ये जा रहा है सरफेस पर। कहाँ सरफेस पर? यहाँ जहाँ ये पाइन ऑयल चिपकू है, ये एयर बबल ऐसे ऊपर जा रहा है यहाँ पे। अब जैसे ही ऊपर जा रहा है तो क्या करता है, ये जो अपना मेटेलिक और था वो चिल्लाता भैया के पास जाना है, भैया के पास जाना है। मतलब मेरे को एज्यूम करो मैं सोडियम मिथाइल जिंथेट हूँ और मुझे यहाँ पर एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट के अंदर मैं खड़ा हो गया और वो लिफ्ट मुझे ऊपर ले जा रही है ऐसे।
अब आपने क्या चिल्लाया कि सर मुझे भी लेके चलो, सर मुझे भी लेके चलो, सर अकेले नहीं। तो मैंने क्या करा, आपका हाथ पकड़ लिया ऐसे, लिफ्ट खुली हुई है ऐसे, है ना, तो आप लटक गए, ऊपर गए। अब आपकी इच्छा जो है वो तो आपकी चिपकने की पाइन ऑयल से, तो आप तो चिपक गए, लिफ्ट टूट गई और मैं धड़ाम से नीचे। मतलब समझे, ये जो एयर बबल हुआ, ये एयर बबल ऊपर जा रहा था, ऊपर जाते जाते चिल्ला रहे हो आप कि सर मुझे भी लेके चलो, मुझे भी लेके चलो। तो ये जो पोलर वो है ना, इस पोलर पार्ट पे ये आपका सल्फर एडजॉर्ब हो जाता है। क्या हो जाता है, एडजॉर्ब। क्या हो जाता है, एडजॉर्ब। ये पोलर, ये जो पार्ट है, ये पार्ट इसको एडजॉर्ब कर लेता है। ये पूरा का पूरा हिस्सा ऊपर जा रहा है, यहाँ पाइन ऑयल है, ये रहा। ये सल्फाइड की टेंडेंसी थी इसके साथ चिपकने की, तो ये सल्फाइड यहाँ पर चिपक जाता है। अब ये एयर बबल फट गया, इसकी डेंसिटी क्या थी, ज़्यादा, ये वापस नीचे गिर गया। फिर अगला एयर बबल आया, फिर ये मैकेनिज्म हुआ, फिर सल्फाइड एयर पार्टिकल इस पर एडजॉर्ब हुआ और ये फिर ऊपर गया। फिर एयर बबल आया, फिर एडजॉर्ब हुआ, फिर ऊपर गया। एयर बबल आया, एडजॉर्ब हुआ, ऊपर गया। एयर बबल आया, एडजॉर्ब हुआ, ऊपर गया। एयर बबल आया, एडजॉर्ब हुआ, ऊपर गया। तो धीरे धीरे सारे सल्फाइड पार्टिकल ऊपर चले जाते हैं और सोडियम मिथाइल जिंथेट ऐसा का ऐसा ही अनरिएक्टेड पड़ा रहता है। ठीक है, अब सवाल क्या क्या बनते हैं इसके अंदर ये समझना। पहला सवाल, कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट एक था कि सल्फाइड और हैव प्रेफरेंशियल विटिंग प्रॉपर्टी विद पाइन ऑयल, कि सल्फाइड और की प्रेफरेंशियल विटिंग प्रॉपर्टी होती है विद पाइन ऑयल, तो पाइन ऑयल से चिपकना चाहते हैं, पहला। दूसरा, कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व है जब ये सल्फाइड वहां चिपक रहे थे, तो कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व है, तो आंसर जाएगा एडजॉर्प्शन। कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व है, एडजॉर्प्शन। कौन सा, एडजॉर्प्शन। दो सवाल हो गए। तीसरा सवाल, ये आपका क्या कर रहा है, इसको अपने ऊपर कलेक्ट कर रहा है, इसलिए सोडियम इथाइल ज़ेंथेट एक्ट्स एज अ कलेक्टर। सोडियम इथाइल ज़ेंथेट एक्ट्स एज अ कलेक्टर। दोबारा बोलो, सोडियम इथाइल ज़ेंथेट एज अ कलेक्टर। ठीक है, अब ये जो पाइन ऑयल है ये ऊपर होता है, पाइन ऑयल फ्रोथिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। फ्रोथिंग एजेंट मतलब सल्फाइड जब वहां जाते हैं तो झाग बनने लग जाते हैं बहुत सारे, इसलिए पाइन ऑयल को क्या कहते हैं, फ्रोथिंग एजेंट, क्योंकि जब वो चिपकेगा तो वह ऑयल होगा और जब सल्फाइड चिपकेगा तो झाग ही झाग आएंगे, तो इसने फ्रोथिंग एजेंट की तरह बिहेव किया है। ये चार सवाल आपसे पूछेंगे। पांचवा सवाल है कि ये जो एयर बबल होता है ये ऊपर जाएगा तो ये रास्ते में ना फट जाए, ये रास्ते में फट जाएगा, जैसे यहाँ जाएगा तो यहाँ फट गया, तो ये फटे नहीं, ऊपर तक जाए, इसलिए हम फ्रोथ स्टेबलाइजर डालते हैं इसको स्टेबलाइज करने के लिए, फ्रोथ स्टेबलाइजर। तो जो फ्रोथ स्टेबलाइजर है वो फ्रोथ स्टेबलाइजर होता है एनिलीन एंड क्रिसॉल। क्या होता है, एनिलीन एंड क्रिसॉल। क्या होता है जल्दी बताओ, एनिलीन एंड क्रिसॉल। क्या होता है जल्दी बताओ, एनिलीन और क्रिसॉल। क्लियर, एनिलीन और क्रिसॉल, सिंपल है। अब इसमें डाउट क्या क्या आएंगे, देखो आप उल्टे सुल्टे डाउट आएंगे आपके। पहले तो 5 पॉइंट अच्छे से नोट कर लेना, वापस बोल देता हूँ मैं। पहला सवाल पूछेगा कि पाइन ऑयल किसकी तरह बिहेव करता है, तो जब ये ऊपर जा रहा होता है तो उससे टकराता है, टकराता है तो इसका मतलब ये क्या हुआ, झाग की तरह बिहेव कर, झाग ही झाग हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आता है फ्रोथिंग एजेंट, फ्रोथ डेवलप करता है, पाइन ऑयल है। ठीक है, सोडियम इथाइल जिंथेट ने इसको कलेक्ट किया है, कलेक्ट किया तो क्या हो गया, ये कलेक्टर, कलेक्ट कर रहा ना ऐसे, कलेक्टर। कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व था, एडजॉर्प्शन। तो कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व हुआ, एडजॉर्प्शन। कौन सा फिनोमिना इन्वॉल्व हुआ, एडजॉर्प्शन। क्लियर हो गया यहाँ तक। इसके बाद अगला अगर आया तो आपसे पूछेगा कि यार ये एयर बबल अगर रास्ते में फट जाता तो क्या होता, तो रास्ते में फट जाएगा तो फिर क्या होगा, टूट जाएगा सब कुछ। तो इस फ्रोथ को स्टेबलाइज कौन करता है, एनिलीन और क्रिसॉल, इसलिए इसका नाम पड़ गया फ्रोथ स्टेबलाइजर। क्या नाम पड़ गया, फ्रोथ स्टेबलाइजर। ठीक है, अगला मैंने क्या बोला कि ये जो मैकेनिज्म हो रहा है, अब इसमें डाउट आपको क्या क्या आएंगे, वो डाउट आएगा पहला, सर ये फ्रोथ स्टेबलाइज कैसे करता है। तो देखो यहाँ पर आपको जब एक्सप्लेन करने की बारी आएगी तो यहाँ एक छोटा सा इशू ये आएगा कि ये जो एक्सप्लेनेशन होते हैं लाइक फ्रोथ को स्टेबल करना, तो ये डिपेंड करेगा इसकी सरफेस टेंशन पे।
तो यहाँ पर पूरा मैकेनिज्म आएगा सरफेस टेंशन एनर्जी जो होती है उस पर। वो एनर्जी अगर ज़्यादा है तो स्टेबलाइज हो जाता है, नहीं है तो नहीं होता। तो ये मैकेनिज्म आपको पॉसिबल है नहीं बोलना, इसलिए इस तरह के डाउट्स पर कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। ये कैसे स्टेबल हुआ, एनिलीन ने कैसे इसको स्टेबल कर दिया, ये कैसे एड्जॉर्ब हुआ, ये कैसे ऊपर गया, वो झाग कैसे बन गए, वो झाग कैसे हैं, पाइन ऑयल में झाग कैसे आ गया, ये सब सरफेस टेंशन है। सरफेस टेंशन होगा, वो कम हो गया, ज़्यादा हो गया तो फट जाएगा, ऐसे मतलब बहुत डिटेल मैकेनिज्म आएगा, फिर वो आपके पॉसिबल नहीं है। जैसे वही मैकेनिज्म की एक और आती है कि आप यहाँ पर इस फ्रोथ को ऊपर ले जाते हो ना बाय एडजस्टिंग ऑयल वाटर प्रपोर्शन। यह एक लाइन और आएगी कि आप जो है वो फ्रोथ फ्लोटेशन कर सकते हो कैसे, बाय एडजस्टिंग वाटर ऑयल बोलो प्रपोर्शन। तो वहां पर अभी मैं आगे बताऊंगा इसको, क्लियर। तो ये जो चीजें होती है सब सरफेस टेंशन पर है, तो इसमें आप दिमाग नहीं लगाएं। अगर आप लगाएंगे तो आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा और आप फंस जाएंगे। 4 बातें इंपॉर्टेंट बोली मैंने, वही आपके स्टैंडर्ड हैं, वही आपके एग्जाम में आती हैं सीधे सीधे कि भैया पहला फ्रोथ फ्लोटेशन किस बात पर डिपेंड करता है, तो बोला सल्फाइड और की प्रेफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टी होती है विद पाइन ऑयल से, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा, पाइन ऑयल जो होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, तो आप क्या बोलोगे, फ्रोथिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। तीसरा क्या बोल रहा है, बोलो। इस फ्रोथ को स्टेबलाइज कौन करता है, आंसर, इस फ्रोथ को स्टेबलाइज करता है कौन, इस फ्रोथ को स्टेबलाइज कौन करता है, एनिलीन क्रिसोल। सोडियम इथाइल जिंथेट क्या होता है, कलेक्टर। क्लियर। तो ये सारी बातें आपको इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है, ये फिक्स कर लेना। अब एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है कि जो कलेक्टर होते हैं वो पाइन ऑयल, जेंथेट्स एंड फैटी एसिड्स होते हैं। ये पॉइंट आपको मेंस के लिए ही याद रखना है, क्योंकि कलेक्टर एक्चुअली में तो होता है कौन, पाइन ऑयल, नहीं सॉरी सोडियम इथाइल जेंथेट। एनसीईआरटी ने क्या लिखा है कलेक्टर को, पाइन ऑयल, जेंथेट और फैटी एसिड, यानी उसने पाइन ऑयल को भी कलेक्टर बोला है। तो नोट करके आप नोट्स में लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी कलेक्टर पाइन ऑयल, जेंथेट एंड फैटी एसिड्स। क्या लिखेंगे आप, पाइन ऑयल, जेंथेट एंड फैटी एसिड्स। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लो हम पीबीएस का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो, आपको याद है मैंने बोला था ए बी सी डी 4 जोन है। अब ए वाले जोन में आपने प्लांट किसका लगा रखा, लेड का, वहां से लेड सल्फाइड निकाल के आप बड़े खुश हो रहे हो। अब लेड सल्फाइड निकाल के खुश हो रहे हो, लेकिन उस लेड सल्फाइड के साथ आपको क्या मिल रहा है वहाँ पे, ZNS। क्या मिल रहा है, ZNS। अब वहाँ पर आपको अगर ZNS मिल रहा है तो ये तो इसके अंदर इम्प्योरिटी होगी। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसका फ्रोथ फ्लोटेशन करोगे तो ZNS भी ऊपर चिपकेगा, PBS भी ऊपर चिपकेगा, तो दोनों एक साथ चिपकेंगे तो हमारे को प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हम क्या चाहते हैं, ZNS ना जाए और PBS चला जाए। हम क्या चाहते हैं, ZNS ना जाए, PBS चला जाए। क्या बोला जल्दी बताओ, ZNS ना जाए और PBS चला जाए। क्लियर हो गया यहाँ तक। PBS प्लस ZNS, अब यहां पर आप इनको अलग करना है तो इसके लिए हम क्या डालते हैं अंदर, NaCN एक्वस सोल्यूशन, साइनाइड सोल्यूशन डालते हैं। क्या डालते हैं, साइनाइड सोल्यूशन। अब ये क्या करता है देखना जरा, ये क्या करता है कि जो PBS है वो तो उड़ जाता है और ये जो ZNS है ये ZNS बचता है और ये इसके ऊपर एक ये लेयर बना लेता है। ठीक है, ध्यान से सुनना वापस। हमने क्या करा, सोडियम साइनाइड को कुछ ही डाला है, ज्यादा नहीं डाला। सोडियम साइनाइड को हमने कुछ डाला, सोडियम साइनाइड को कुछ डाला अगर हमने, तो जैसे ही सोडियम साइनाइड डाला तो यहाँ पर PBS और ZNS था, लेकिन जिंक जो है डी ब्लॉक है उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए जिंक पहले रिएक्ट करेगा।
अब हमने कुछ ही डाला था, तो ये जो सॉलिड है सिर्फ इसकी सरफेस पे रिएक्ट करेगा। ये इसकी सरफेस पर ही रिएक्ट करेगा, और सरफेस पर रिएक्ट करने के बाद बनाएगा ये Na2ZnCN4। क्या बनाएगा ये? Na2ZnCN4। ये सॉल्युबल होता है पानी में। अब यानी कि ये वाटर सॉल्युबल हो गया, और ये पीबीएस आपका इनसॉल्युबल रहा, तो ये ऊपर जाएगा, चिपक जाएगा। सारा पीबी निकाल लिया अब अपन ने, ठीक है। सारा पीबी निकालने के बाद अब हमारे पास ZnS बचा हुआ अंदर। तो हमें ZnS भी चाहिए कि नहीं चाहिए? हमें तो ZnS भी चाहिए। तो अब इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, अंदर डालते हैं कॉपर सल्फेट। ये कॉपर सल्फेट इससे रिएक्ट कर लेता है लेयर से, और कॉपर का कंपाउंड बनाता है CuCN3 प्लस, ये आपका बनता है ZnS, ठीक है। और ZnS फ्री हो जाता है, मतलब ये जो लेयर थी उसको हटा लेता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब इन दोनों को समझना थोड़ा सा, कि जब ये दोनों एक साथ पाए जा रहे थे तो हमने उसमें डाला सोडियम साइनाइड। हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि ये भी ऊपर जा रहा था, ये भी ऊपर जा रहा था, PbS भी ऊपर जा रहा था, ZnS भी ऊपर जा रहा था। हमें क्या चाहिए था कि ZnS ना जाए, तो हमने किसी को भेजा अंदर, किसको? सोडियम साइनाइड। उसने कहा ZnS से कहाँ जा रहा है? बोला ऊपर जा रहा हूँ। क्यों? भैया के पास जाना है। भैया के पास क्यों? भैया के पास क्यों जाना है? क्या करेगा तू? शक्ल देखी देने साली, तेरी अक्ल है? भैया के पास जाएगा। क्या क्या काम किया ऐसा तेरे जो भैया के पास जाएगा? आता क्या है तेरे को साले? कुछ भी तो नहीं आता, गधे साले। कुछ हो नहीं सकता तेरा जिंदगी में, बैठ। क्या कर दिया उसने? एक तरह की उसकी फ्लोटिंग टेंडेंसी के ऊपर एक लेयर बना दी ना उसने। वो लेयर डिमोटिवेशन हो गया, डिप्रेस हो गया, बहुत बुरी तरह से हालत खराब हो गई। उसको लगा मैं तो कर ही नहीं सकता ये तो यानी कि ये क्या हुआ? डिप्रेसेंट। क्या हुआ ये? डिप्रेसेंट। अब ये डिप्रेसेंट है तो ये पड़ा हुआ है चुपचाप पानी के अंदर। ये आपका पीबीएस ऊपर चिपक गया, हमने पीबीएस सारा निकाल लिया। अब सारा निकालने के बाद हमने क्या दिमाग लगाया कि ZnS भी है, इसको भी बुलाओ। तो किसी ने बोला वो तो डिप्रेस होके पड़ा हुआ है, वो नहीं है कुछ भी कर सकता। तो हमने फिर एक रिएजेंट डाला कि जा उसको बुला के ला। वो गया इसके पास, बोला क्या प्रॉब्लम है? बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कि भैया के पास नहीं जाना? कि नहीं। क्यों? मैं तो जा ही नहीं सकता, मेरे को आता क्या है, मुझे कुछ नहीं कर, मैं कर ही नहीं सकता, मेरा जिंदगी में कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो इसने क्या किया? इसको समझाया क्यों नहीं कर सकता, पागल है क्या? कौन सी फर्स्ट रैंक लानी है तेरे को? सिंपल सा तो है, सिलेक्शन ही तो चाहिए। सिलेक्शन तो 24% में हो जाता है, तुम साला दिमाग लगा रहे हो। तुम कौन सी आईटी की बात करते हो? जेई के अंदर तो सिर्फ 24% पे सिलेक्शन होता है, उसके अंदर ब्रोशर में 35% लिखा होता है, लेकिन लास्ट ईयर का कट ऑफ ही 24% गया था। इंडिविजुअली सिर्फ 10% लाने आपको, 10% तो सिर्फ इनऑर्गेनिक से आ जाएंगे तेरे। अरे इनऑर्गेनिक के 3 सवाल सही कर देगा जिसमें 4-4 नंबर के हो जाएंगे तेरे। केमिस्ट्री का कट ऑफ तो यूं निकल जाएगा। तू क्यों टेंशन ले रहा? पागल हो गया? किसने कहा तेरे से तेरा कुछ नहीं हो सकता? पागल हो गया क्या? तेरे को कौन सी फर्स्ट रैंक लानी है साले? यानी कि उसने क्या करा? इसको मोटिवेट कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, ये लेयर रैप्चर कर दी उसने, और ये ZnS आ गया फ्री। तो ये क्या हुआ? एक्टिवेटर। ये क्या हुआ? एक्टिवेटर। क्या हुआ? एक्टिवेटर। क्लियर? तो हमारे को अब यहां पर जो थ्योरी है वो क्या है? वो थ्योरी ये है कि हम अगर 2 या 2 से ज्यादा सल्फाइड और साइमल्टेनियसली पाए जा रहे हों, 2 या 2 से ज्यादा सल्फाइड और साइमल्टेनियसली पाए जा रहे हों, तो हम 2 या 2 से ज्यादा और साइमल्टेनियसली पाए जा रहे हों तो हम उन्हें अलग कर सकते हैं बाय यूजिंग डिप्रेसेंट एंड एक्टिवेटर। तो हम उन्हें अलग कर सकते हैं डिप्रेसेंट एंड एक्टिवेटर। हम कैसे अलग कर सकते हैं उन्हें? बाय यूजिंग डिप्रेसेंट एंड एक्टिवेटर। एक और तरीका होता है बाय एडजस्टिंग ऑयल वाटर प्रोपोर्शन। वही वाला मैकेनिज्म आएगा, जब ऑयल वाटर प्रोपोर्शन आप चेंज करोगे तो इनकी फ्लोटिंग टेंडेंसी बदल जाएगी सरफेस टेंशन की वजह से। तो यहाँ एक लाइन लिखोगे आप कि भाई बाय यूजिंग एक्टिवेटर एंड डिप्रेसेंट। दूसरा क्या लिखोगे? बाय एडजस्टिंग ऑयल वाटर प्रोपोर्शन। ठीक, तो ये दो अलग अलग कर सकते। अब मान लो अगर एक सल्फाइड और है, ये आपका मेटल सल्फाइड है, और इसके साथ ये आपका नॉन सल्फाइड ओर है।
तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो फ्रोथ फ्लोटेशन जब आप करोगे तो फ्रोथ फ्लोटेशन में ये सल्फाइड तो ऊपर उड़ जाएगा। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या होगा बताओ, ये सल्फाइड तो ऊपर चला गया और हमारे पास जो बचा वो ये बचा होगा। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात है, डिप्रेसेंट तो डालने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी डिप्रेस है क्योंकि ये सल्फाइड है ही नहीं, ये ऊपर जा ही नहीं सकता, तो ये तो ऑलरेडी डिप्रेस है, ये तो जाएगा ही नहीं, तो ये निकल गया। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि जब पूरा सल्फाइड ऊपर आ जाएगा तो हम दिमाग लगाएंगे नहीं लगाएंगे कि यार इसको भी तो निकाल लो, ये भी तो फायदा देगा, कुछ थोड़ा सा ही देगा पर देगा। तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्टिवेटर डालना पड़ेगा, क्योंकि एक्टिवेटर ही जाके उसको समझाता है कि तू जा सकता है, तू चल। तो यहाँ एक्टिवेटर होता है Na2S। ये Na2S एक्टिवेटर जो है वो इसके पास जाएगा और ये सल्फाइड सिर्फ सरफेस पर सल्फाइड बना लेगा। CuS सल्फाइड बन गया सरफेस पे, तो ये सरफेस चिपक जाएगी ऊपर जाके। क्लियर, ये ऊपर जाके चिपक गया, आया ना? क्लियर, तो ये ऊपर जाके जो चिपक गया उससे आपका अलग हो गया। इसी तरह से एक और होता है सेम, मेटल सल्फाइड प्लस PbSO4, सेम। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो हम जो है वो क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं यहाँ पे कि मेटल सल्फाइड प्लस PbSO4 है। वापस से वही वाली बात आएगी। अब एक मिनट, बच्चे को डाउट आएंगे, यहाँ पर देखो कहीं पर भी सल्फाइड नहीं है, ये भी सल्फाइड नहीं है, ये सल्फेट है। सल्फर होने को सल्फाइड और नहीं कहेंगे, सिर्फ सल्फाइड और होता है, लाइक Pb जिसमें सिर्फ सल्फाइड आयन हो, ये -2 वाला, ये सल्फेट है, ये सल्फाइड नहीं है। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट आएगा, ये आएगा मेटल सल्फाइड, ठीक है। तो ये मेटल सल्फाइड ऊपर गया प्लस यहां पर आपका क्या बचेगा, ये PbSO4। ठीक, ये PbSO4 के लिए फिर से आपको क्या डालना पड़ेगा, एक एक्टिवेटर। ये इस PbSO4 के ऊपर क्या बना देगा, PbS और PbS। ठीक है, तो ये उसके ऊपर आपका PbS बन जाएगा, ये फिर से बाहर आ जाएगा। तो यानी कि आप ये नोट करके लिख सकते हो कि नॉन सल्फाइड और अगर पाया जा रहा है सल्फाइड और के साथ, तो नॉन सल्फाइड और को हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग एक्टिवेटर। और एक्टिवेटर का काम क्या हुआ है यहाँ पे बताओ, एक्टिवेटर इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कलेक्टर। कैसे, कलेक्टर जो उस एयर बबल में ऊपर जा रहा था, ये सल्फाइड और नहीं है, तो ये तो नहीं चिल्ला रहा ना कि भैया के पास जाना है, तो रिलैक्स है वो, कोई टेंशन नहीं, गाने सुन रहा मस्ती से। लेकिन जैसे ही एक्टिवेटर डाला इसने इसको किस में कर दिया, सल्फाइड में कन्वर्ट। सल्फाइड में कन्वर्ट करते जो गाने सुन रहा था आपका कलेक्टर, उसको आवाज आने लगी भैया के पास जाना, भैया के पास जाना है, तो उसने फटाफट पकड़ा और ऊपर ले गया। यानी कि ये जो एक्टिवेटर है वो क्या है, इट इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कलेक्टर। नोट करके लिख लेना ये। और मैंने नोट्स के लिए आपको इसीलिए पहले ही दे दिए हैं, वेबसाइट पे आप देख लें नोट्स को अच्छे से, उसमें सब कुछ लिखा हुआ है, कोई परेशान मत होना, लेक्चर को सुनना अच्छे से, दिमाग में बिठाना। ठीक है, ये आपका फ्रोथ फ्लोटेशन कंप्लीट। ठीक, अब उसके बाद आपने फिजिकल कंसंट्रेशन पढ़ लिए हैं, अब आएगा आपका केमिकल कंसंट्रेशन। केमिकल कंसंट्रेशन का एक नाम मैंने आपको क्या बताया था, लीचिंग। इसकी डेफिनेशन क्या होती है सुनना जरा, इट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ मेटेलिक और इन अ सुटेबल सॉल्वेंट। क्या होती है बताओ, इट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ मेटेलिक और इन अ सुटेबल सॉल्वेंट इन विच मेटेलिक और इज सॉल्युबल एंड इम्प्योरिटीज आर इनसॉल्युबल। उल्टा भी कर सकते हैं कि मेटेलिक और इनसॉल्युबल हो और इम्प्योरिटी सॉल्युबल हो, लेकिन हम जो एग्जांपल लेते हैं उसमें मेटेलिक और सॉल्युबल हो रहे हैं, इम्प्योरिटियां इनसॉल्युबल हो रही है, इसलिए डेफिनेशन हम बार बार यही बोल देते हैं। दोबारा सुनना, क्या कि इट इन्वॉल्व डिसोल्यूशन ऑफ मेटेलिक और इन अ सुटेबल सॉल्वेंट इन विच
मेटेलिक और इज सॉल्युबल एंड इम्प्योरिटीज आर इनसॉल्युबल। क्लियर? जैसे इसको बहुत देसी तरीके से समझते हैं, चाय की पत्ती है, उसको आपने पानी में डाला, चाय की पत्ती को पानी में डालने पर उबाला, तो चाय की पत्ती में जो इंग्रेडिएंट होता है वो निकल करके पूरा सॉल्युबल होकर के आ गया चाय के अंदर। फिर आपने क्या करा, इम्प्योरिटी को छान लिया, छानने के बाद जो पत्ती बची उसको फेंक दिया, तो सारा जो चाय का इंग्रेडिएंट था वो आ गया, नहीं आ गया अंदर। इसी को कहते हैं लीचिंग, इसी को लीचिंग। और ये एग्जांपल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था। ये जैसे Ag2S था, ये Ag2S है, और इस Ag2S के अंदर हमने क्या डाल दिया था, याद करो, सोडियम साइनाइड एक्वस सॉल्यूशन। इस प्रोसेस का एक नाम था, साइंटिस्ट थे एक, उन्होंने बताया था मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस, या इसको कहते हैं हम साइनाइड प्रोसेस। ठीक है, मैक ऑर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस या साइनाइड प्रोसेस। Ag2S का एक्सट्रैक्शन जो करते हैं उस प्रोसेस का नाम है ये। ठीक है, लीचिंग का नाम नहीं है, Ag2S के एक्सट्रैक्शन का। तो ये पूरे प्रोसेस के अंदर ये भी पार्ट आ रहा है, इसलिए प्रोसेस का नाम है मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रोसेस या साइनाइड प्रोसेस। यानी जो मैंने Ag2S की हाइड्रोमेटलर्जी पढ़ाई थी ना, वो हाइड्रोमेटलर्जी के साइंटिस्ट जो थे वो थे मैक आर्थर। उन्होंने बताया था कि Ag2S का हाइड्रोमेटलर्जी करके निकालेंगे तो फायदा ज्यादा होगा। तो क्या बताया था इसमें, बताओ उन्होंने, कि ये Ag जा करके रिएक्ट करता है CN से और एक कॉम्प्लेक्स बना लेता है। ठीक है, और साथ में बनता है ये Na2S, और ये जो Na2S है ये प्लस रिएक्ट करेगा किससे, O2 से। एक्वस तो अपन ने ले ही रखा है, ये Na2S इससे रिएक्ट करेगा और बनाएगा यहाँ पर Na2S4 प्लस NaOH प्लस सल्फर। ठीक है, ये जो प्रोसेस था यही प्रोसेस लीचिंग है। इसके बाद हमने रिडक्शन पढ़ा था, याद हो तो, हाइड्रोमेटलर्जी रिडक्शन, जिसमें जिंक डाला था। तो लीचिंग में क्या हुआ, मेटेलिक और लिया, सूटेबल सॉल्वेंट में डाला, मेटल इसमें सॉल्युबल हो गया, ये सॉल्युबल आ गया, इसको इसमें डाल दिया, ये सॉल्युबल हो गया। सॉल्युबल होने के बाद ये Na2S बचा, Na2S से ये O2 रिएक्ट करता है और ये Na2S को हटा देता है, और O2 से रिएक्ट करके ये Na2SO4 प्लस NaOH प्लस सल्फर बना देता है। क्लियर? ये सल्फर का व्हाइट या येलो पीपीटी था, इसको फिल्टर कर लेंगे, फेंक देंगे, तो हमारा सारा का सारा इसमें जितना सिल्वर था वो सब इसमें आ तो गया। यानी कि जो चाय की पत्ती में जो इंग्रेडिएंट था वो आ गया ना इसके अंदर, और ये चाय की पत्ती फेंक दी। दैट इज कॉल्ड लीचिंग। सेम ऐसे कैसे ही होती है जैसे गोल्ड। लीचिंग किस किस के लिए होती है, गोल्ड के लिए, सिल्वर के लिए एंड लो ग्रेड कॉपर के लिए। लो ग्रेड कॉपर जो होता है, कॉपर और है, बोलो, लो ग्रेड कॉपर जो होता है, अभी पढ़ेंगे क्या होता है, उसके लिए भी लीचिंग की जाती है। जैसे Au के लिए कैसे करेंगे, O2 लिया, यार एक्वस सॉल्यूशन है इसलिए पानी लिख दिया। O2 क्यों लिया, क्योंकि ये अभी ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है, ये आपका इससे कॉम्प्लेक्स नहीं बना सकता। यहाँ पर तो Ag प्लस था लेकिन यहाँ न्यूट्रल है, तो ये O2 इसको पहले ऑक्सीडाइज करेगा, तो Ag प्लस Au प्लस में आएगा, फिर ये प्लस इस साइनाइड से रिएक्ट करेगा और साइनाइड से रिएक्ट करके ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। ठीक है, अगर यहाँ पर साइनाइड सॉल्यूशन लिया जाता है, ये ध्यान रखना आप, यहाँ लिखा हुआ है साइनाइड सॉल्यूशन, तो जरूरी नहीं सिर्फ सोडियम ही हो, पोटेशियम भी ले सकते हैं, तो अपन इसको चेंज करके यहाँ पोटेशियम लिख देते हैं, साइड प्रोडक्ट KOH हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम साइनाइड होता तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम होता तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉल्युबल बन गया। और इसके अंदर जो सिलिशियस इंप्योरिटी यानी मिट्टी वगैरह की इंप्योरिटी वो रह जाती है किसमें, रेजिड्यू में, इसको फिल्टर कर लेंगे तो इंप्योरिटी अलग हो जाएगी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लीचिंग। अब जिन भी बच्चों को लीचिंग समझ में नहीं आई या ऐसा लगता है कि डाउट रह गया, तो आप अपने डाउट को होल्ड कर लें, क्योंकि ये वापस से आएंगे सारे के सारे, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि हम पहले प्रोसेस पढ़ रहे हैं, फिर एक एक मेटल का एक्सट्रैक्शन आएगा। तो जब मैं सिल्वर मेटल का एक्सट्रैक्शन करूंगा तब शायद और क्लियरिटी आ जाएगी आपको। ठीक है, तो आप बिल्कुल परेशान मत होना। चलो अब हमने क्या पढ़ा जरा बताओ। आपने ये पढ़ा कि एक्सट्रैक्शन जो था वो क्या था,
वो पहला था क्रशिंग, दूसरा था फिर आपका कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन हमने खत्म किया जिसमें हमने पढ़ा फिजिकल कंसंट्रेशन, केमिकल कंसंट्रेशन। फिजिकल कंसंट्रेशन और केमिकल कंसंट्रेशन के बाद अब हमारा आएगा कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेट और, यानी कंसंट्रेशन स्टेप के बाद जो ओर मिला उस ओर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्साइड में। और उस ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के जो प्रोसेस थे वो कौन से थे, कैल्सिनेशन। कौन सा प्रोसेस था, कैल्सिनेशन। और दूसरा प्रोसेस कौन सा था, रोस्टिंग। पहला कौन सा था, कैल्सिनेशन, और दूसरा कौन सा था, रोस्टिंग। क्लियर। तो कैल्सिनेशन की बात कर लेते हैं। कैल्सिनेशन क्या होता है जरा सुनना है कि प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मेटेलिक ओर, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मेटेलिक ओर इन अ, ध्यान सुनना, इन अ सुटेबल टेम्परेचर, या प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर एट हाई टेम्परेचर, या सुटेबल भी बोल सकता हूँ, हाई भी बोल सकता हूँ। हाई क्यों बोल रहा हूँ सुनना जरा। प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ ओर एट हाई टेम्परेचर बट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से कम होना चाहिए, क्योंकि मेल्ट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। मेल्ट अगर हो जाएगा तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। समझ रहे बात को। मेल्ट होता है अगले स्टेप में जिसका नाम है रिडक्शन। मेल्ट होता है किसमें, अगले स्टेप में, जिसका नाम क्या है, रिडक्शन। क्लियर। तो हमने हीट किया इसको, जब हीट करेंगे तो क्या होगा, ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जो हीटिंग होगी वो एब्सेंस ऑफ एयर में होगी। दोबारा से बोलना, किसमें, एब्सेंस ऑफ एयर। किसमें, एब्सेंस ऑफ एयर में होगी। समझिए बात, दोबारा समझना आराम से। क्या, प्रोसेस ऑफ हीटिंग ऑफ मेटेलिक और एट हाई टेम्परेचर बट बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर। एट हाई टेम्परेचर है, बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट, इन्हें पिघलना नहीं चाहिए। इन एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की कोई जरूरत नहीं चाहिए मुझे यहाँ पे। इन एब्सेंस ऑफ एयर या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। लिमिटेड सप्लाई मतलब जो जहाँ आप हीट कर रहे हो वहाँ जो एयर होगी वो एयर, मतलब वैक्यूम क्रिएट नहीं कर रहे हो आप हटा हटा के। ठीक है, तो इसलिए एक वर्ड आ जाता है लिमिटेड सप्लाई। क्लियर। तो यहाँ पर आप जब हीट करेंगे, जैसे मान लो सबसे पहले एग्जाम्पल है किसके लिए किया जाता है, तो कैल्सिनेशन किया जाता है कार्बोनेट एंड ऑक्साइड ओर के लिए। किसके लिए किया जाता है बताओ, कार्बोनेट एंड ऑक्साइड ओर के लिए। किसके लिए किया जाता है जल्दी बताओ, कार्बोनेट एंड ऑक्साइड ओर के लिए। तो कैल्सिनेशन की बात करें तो जैसे मान लो CaCO3 है, इसको हीट किया तो ये आपका CaO और CO2 बना देगा। क्या बना देगा ये, ठीक है। तो आप देखो अपने आप ही ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है, क्लियर। कुछ भी ले लो आप, ZnCO3 ले लो तो ये ऑक्साइड में आ जाएगा। ऑक्साइड और हाइड्रेटेड ऑक्साइड और कहते हैं इसको। मतलब ऐसा नहीं है कि हाइड्रेटेड नहीं लिखा तो गलत हो जाएगा, ऑक्साइड और भी सही है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड भी सही है। क्यों, क्योंकि पहला तो ये जाएगा कार्बोनेट और ऑक्साइड में आ जाएगा, दूसरा हाइड्रेटेड और की बात हम कर रहे थे ना, तो हम जो कह रहे थे वो ये कह रहा था ये लिमोनाइट था, इसको हीट किया अपन ने तो ये आपका Fe2O3 प्लस क्या बन गया है, ये पानी उड़ गया। बॉक्साइड था ये L2O3.2H2O, इसको हीट किया अपन ने तो ये आपका L2O3 बन गया, वाटर उड़ गया। इसलिए मैंने बोला है कि कैल्सिनेशन में जो कार्बोनेट और होगा वो ऑक्साइड में आ जाएगा, और हाइड्रेटेड अगर ऑक्साइड है तो वो भी एनहाइड्रस हो जाएगा। तो यानी कि आप ऑक्साइड और बोलेंगे तब भी सही आंसर है, और हाइड्रेटेड ऑक्साइड और बोलेंगे तब भी आंसर सही है। क्लियर। तो ये आपका हो गया। अब आप जब हीट करोगे तो हीट करने पर इस ओर में से क्या होगा, कोई भी अगर वोलेटाइल पार्ट होगा तो वो भी उड़ जाएगा। ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर जितने होते हैं वो सब वोलेटाइल होते हैं, तो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होंगे वो बाहर निकल जाएंगे। तो आप सोचो कि एक पार्ट पड़ा हुआ है, उसमें से कुछ कुछ चीजें निकल रही हैं ऐसे, तो वहाँ हल्के हल्के छेद हो जाएंगे। आपने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा कि जैसे ये सरफेस है, स्मूथ सरफेस का सरफेस एरिया कम होता है, और अगर रफ हो जाए ये तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। स्मूथ का सरफेस एरिया, दोबारा बोलो, ये स्मूथ है उसका सरफेस एरिया कम, और अगर ये रफ होती तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा। तो जब आपने कैल्सिनेशन किया तो वहां से कुछ पोर्शन बाहर निकलने लग गया ऑर्गेनिक मैटर का, तो वो रफ हो गई, और अगर वो रफ हो गई तो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया,
और अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो आपका अगला स्टेप होता है रिडक्शन, वो ईजियर हो जाता है। तो हम कैल्सिनेशन इसीलिए करते हैं कि रिडक्शन ईजियर हो जाए। कार्बोनेट ऑक्साइड में आ जाएगा, हाइड्रेटेड ऑक्साइड और होगा तो पानी उड़ जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। ऑर्गेनिक मैटर होगा तो वो उड़ जाएंगे, वोलेटाइल इंप्योरिटी होगी तो वो उड़ जाएगा। तो आपका जब रिडक्शन होगा तो रिडक्शन का फोकस सिर्फ इस ऑक्साइड को रिड्यूस करना होगा, इसलिए हम कैल्सिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप आपको यह लेक्चर समझ में आया होगा, इसको अच्छे से लर्न करिएगा। उसके बाद हम अगली बार जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रोस्टिंग, लेकिन इसको अच्छे से पढ़ना। और हाँ, होमवर्क नोट करो, आपको जो और वाली डीपीपी है वो मैंने दे दी थी, वो अच्छे से लर्न करनी थी। अगर वो लर्न कर ली है तो डीपीपी नंबर 1 सॉल्व करेंगे आप। होमवर्क नोट करो, डीपीपी नंबर 1 और वाली के अलावा, ठीक है। और वो और वाली याद करना, उसी के बाद करना उसको, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली बार।